बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है 23rd एंड 24th एंड वी आर डिस्कसिंग दिस लेक्चर द अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्लेन द इनकम स्टेटमेंट। टुडे द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव व्हिच वी विल डिस्कस द इनकम स्टेटमेंट बिकॉज़ in our previous lecture सो इनकम स्टेटमेंट जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट जो है ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन बताती है, मींस कि उसकी क्या हेल्थ है इस टाइम, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। जब आपने ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है कि इसने परफॉर्म कैसा किया, अच्छा किया या बुरा किया, तो वो हम जब चेक करते हैं तो उसके लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। और जब आपने किसी की परफॉर्मेंस को चेक करना होता है तो उसकी इनपुट और आउटपुट को देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो है इनपुट हम जब देते हैं, जब हम कोई चीज़ भी बनाते हैं तो उससे हम सेल्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सेल्स रेवेन्यू को जनरेट करने में हमारे जो जो भी अखराजात लगते हैं उनको हमने माइनस करना होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने लगाया कितना है और हमारे पास आया कितना है। तो जो भी हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आती है, रेवेन्यूज को डिडक्ट करते हैं जब उसमें से एक्सपेंसेस को, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो या तो हमारा मुनाफा होता है, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज नेट इनकम दैट एक्सप्लेन इनकम स्टेटमेंट। सो दिस इज आल्सो नोन एज परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेवेन्यू एंड expenses, because the first there is a journal format component which is for an income statement that is created as the enterprise that revenues and services for its customer. Then definitely different expenses incurred and उसको minus किया है और जो total revenue में से total expenses को minus करेंगे, जो भी amount आएगी। Third one that positive है तो means के वो net income है, अगर negative होगी तो इसका मतलब ये है कि आपको net loss हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह एक
म्यूज़िक शॉप की जो है वो इनकॉर्पोरेशन है, उनकी जो मर्चेंडाइज सेल थी वो $5,000 थी, और जो उस पर उन्होंने इनकम जो है वो माइनस करने के बाद जो है उसमें कितनी उसकी जो इनकम है म्यूज़िक लेसन की, दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल उसकी रेवेन्यू थी वो $6,400 थी, और उसमें से उसने माइनस किए हैं एक्सपेंसेस को। ये तो है एक जर्नल फॉर्मेट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई जाती कि सिर्फ रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को आपने माइनस कर दिया है और बस नेट इनकम को कैलकुलेट कर लिया है। हम इस ये तो जर्नल फॉर्मेट है, इसके बाद हम इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक रेवेन्यू कैसे जनरेट हुई है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में उसकी क्या क्या कॉस्ट पड़ी है, फिर उस पर उसको कितना मुनाफा होगा। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं। So demonstrate the main component of the income statement. This is our third learning objective. Here, dear students, you can see that different income statement is considered one of the most important statement in the corporate finance, and this statement basically shows the firm's revenue, then its cost, then gross profit, then all the manufacturing, selling, administrative, journal and other expenses. Then you will have to pay your interest, because if you have made the debt financing, and after that you will pay the taxes, and then you will get the net income. This is the main and comprehensive format. Here in the next slide we will discuss that how this comprehensive format is prepared. So this is the journal format for your understanding, because here is not any detail given for any component. Say these are the journal format. For making any financial statement, definitely you have to make the 3-row heading. The first row will describe the company name, second one will describe the statement name, and third one will show the period time. So first of all you have to record the sales revenue, whatever amount you will write. देन यू विल डिडक्ट दी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि आपने जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया उसको जनरेट करने में क्या क्या कॉस्ट आपकी उस चीज को बनाने में लगी है। फिर उसके बाद इसमें से जब माइनस कर लेंगे सेल्स में से लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देन यू विल गेट दी अमाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट में वी डिडक्ट ऑल माइनर वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, देयर आर 4 टाइप्स एज एक्सपेंसेस एंड इनकम विल बी डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सपेंसेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट देयर आर several generic line items that basically is considered the manufacturing cost. So these are the main important deduct components. Now we will deduct the marketing any income statement of any organization. All these expenses, then we will get all 4 types of expenses. उसमें financial statement में आप जब income statement को देखेंगे तो ये main component उसमें जरूर होंगे। तो हमारा जो first main component होता है this is the journal format, you can say. In the next slide we will discuss its comprehensive format. Revenue is cost of goods sold mean that how the sales revenue, यानी कि जो भी आपने बनाया जब उसको आपने जो goods हैं cost of goods sold है तो cost कैसे हम कैलकुलेट करते हैं जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट। सो दिस वैल्यू विल बी द ग्रॉस ऑफ द कॉस्ट टाइप्स हमने पढ़ी थी, उन एक्सपेंसेस को वन बाय वन हम डिडक्ट करेंगे, फिर जाके आपके पास सो सम कंपनीज हैव मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही टाइप की उनको सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, वो एक टाइम में 2-3 तरह के भी सेल्स रेवेन्यू
वैल्यू जनरेट कर रही होती हैं। तो करना क्या है आपने कि चाहे एक है या दो है या तीन है, तो उन तमाम को आपने ऐड करके टोटल करना है, तो आपके पास टोटल सेल रेवेन्यू आ जाएगी। उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन्स कि आपने जो चीज भी बनाई है उसके ऊपर क्या कॉस्ट इनकर हुई है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है अगर आपका, तो आपने सबसे पहले जो उसके ऊपर कास्ट होगी वो है डायरेक्ट मटेरियल, आपने यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करना है। अब रॉ मटेरियल के ऊपर वो खुद से तो नहीं चीज बन जाएगी उस रॉ मटेरियल से, उसके ऊपर आपने उसको बनाने वाला कोई हायर करना है, जिसमें इसका मतलब कि आपने डायरेक्ट लेबर को हायर करना है जो उस चीज को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं अदर फैक्ट्री ओवरहेड, जिसे हम कहते हैं अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे उस चीज को बनाने में। तो ये वो तमाम जो है जिसे हम कह सकते हैं मेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं एक चीज को बनाने में लगती है। और ये जो है तमाम कास्ट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो कास्ट आती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट अमाउंट आता है जिसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू। देन फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट यू विल डिटेक्ट ऑल द एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेसिकली इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो आपने डिटेक्ट कर लिया। अब आते हैं उसकी मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की तरफ। तो मार्केटिंग है या एडवर्टाइजिंग है या आपने जो उसकी प्रमोशन करनी है, ये तमाम जब एक्सपेंसेस आपके उसमें होते हैं उनको आपने तमाम को वन बाय वन लिख के और उनको ऐड करके टोटल की जो अमाउंट होती है वो आपने इस हेड में लिखना होता है। लेकिन आपने उन तमाम एक्सपेंसेस को मेंशन करना होता है कि मींस कि मार्केटिंग के एक्सपेंस में मार्केटिंग के कौन कौन से हेड्स में आपने लगाया, एडवर्टाइजिंग था तो उसमें कौन कौन से हैं, प्रमोशन है तो उसमें कौन कौन से हैं, तो वो तमाम आपने एक्सपेंसेस को लिखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या आ जाते हैं कि इट इंक्लूड ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद रनिंग द बिजनेस। कौन कौन से आपने सैलरीज अपने एम्प्लॉइज को पे करनी है, वेजेस हैं, डायरेक्ट लेबर्स को आपने पे करनी है, रेंट पे करना है, आपने ऑफिस की एक्सपेंसेस हैं, आपने इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करनी है, ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, मींस कि अगर आपने कोई भी चीज बनानी है तो उसको जो आपने जो उसके फ्राइट चार्जेस हैं, एंड सम टाइम डेप्रिसिएशन है, आपने कोई बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं तो वो वक्त के साथ साथ उस जगह की जो कीमत है वो जब खत्म होती है उसके हम टोटल कास्ट में से माइनस कहते हैं जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिफरेंट ये जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं इन तमाम को जब डिडक्ट कर लेंगे ये हमारे हैं जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के हेड में आते हैं। तो जो हमारे उसके बाद हमारे जो रिजल्टेंट अमाउंट आएगा वो क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस उसे हम कहते हैं कि ये वो अमाउंट होती है कि अभी यानी कि ये हमारी अर्निंग है बट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मींस कि आप अभी आपने इंटरेस्ट जो हमारा फोर्थ एक्सपेंस था फाइनेंशियल चार्जेस और एज अ मेन कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव टू पे द टैक्सेस। तो जो इंटरेस्ट आपने पे करना है और टैक्स पे करना है वो हम नेक्स्ट स्टेप में से करेंगे। अभी जब हम जहां तक एक्सपेंसेस को हमने डिडक्ट कर लिया तो जो हमारे पास रिजल्टेंट अमाउंट आएगा वो क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो इसके ऊपर आपने अभी इंटरेस्ट को पे करना है और टैक्स को पे करना है। तो सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को माइनस करेंगे बिकॉज दीज आर द नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड दीज आर क्रिएटेड बाय द अकाउंटेंट्स टू स्प्रेड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट मीन जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं यानी कि प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, कोई लैंड है, तो जो वक्त के साथ साथ जो इस्तेमाल होते रहते हैं तो साल के एंड पे जितना भी पोर्शन आपका इस्तेमाल आप कर चुके होते हैं उस एसेट का वो आपने माइनस कर देना होता है उस एसेट की टोटल कॉस्ट में से जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये एक्सपेंस आपने जो है उसमें से माइनस करना होता है। इसके बाद आ जाते हैं ऑपरेटिंग इनकम आपके पास आ जाएगी जिसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कहते हैं। जब आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस कर लेंगे किस में से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से, तो आपके पास जो आएगी रिजल्टेंट अमाउंट जिसे हम अर्निंग ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। Basically, this is the profit before any non-operating income or non-operating expenses जो हमारे हैं, ठीक है। And on the basis of this earning you will have to pay interest and taxes। जब इसमें से हम interest expense
पे कर देते हैं। इंटरेस्ट मीन के उधार, अगर आपने उधार लिया हुआ था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपने उधार के साथ साथ उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट भी पे करनी होती है, क्योंकि आपको सेम अमाउंट पे तो नहीं कोई उधार देता, तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, वो भी आपने पे करना होता है। जब आप इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करके यही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से माइनस करते हैं, तो जो रिजल्टेंट अमाउंट आती है वो आप अदर एक्सपेंसेस भी आपने डिडक्ट करने हैं। मींस कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं, स्टॉक बेस्ड कॉरपोरेशन जो है, ये इम्पेयरमेंट चार्जेस जो हैं, आपके गेन्स और लॉसेस हैं सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जब इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, तो वो भी आपने इसमें लिखना होता है। तो उनको भी आपने माइनस करना होता है इस अमाउंट में से। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो क्या होगा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, जिसे हम प्री टैक्स इनकम भी कहते हैं। और इस अमाउंट पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन पे उस अमाउंट का टैक्स लग रहा होता है, वो टैक्स की अमाउंट को माइनस कर लेते हैं। जो आपके पास रिजल्टेंट अमाउंट आती है वो हमारी होती है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, या जिसे हम नेट इनकम कहते हैं। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपने बनाना है, जिसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं इनके उस कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट की तरफ कि आपने किस तरह बनाना है। सबसे पहले जिस तरह यानी कि सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट आप लिखेंगे, उसमें से आपने लेस करना है क्या, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। तो जो रिजल्टेंट अमाउंट आएगी वो हमारी क्या होगी, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो हो गया। उसके बाद हमारे कौन से आ जाते हैं, 3 एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड सेलिंग, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल चार्जेस। तो मार्केटिंग एक्सपेंस आपने माइनस करने हैं। जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होता यह है कि तमाम एक्सपेंसेस को हम अपनी पेज के जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो राइट कॉलम के साथ दूसरा एक कॉलम डिज़ाइन किया जाता है, जहां पे तमाम जो एक ही हेड में फॉल कर रही होती है, मींस कि ये तमाम एक्सपेंसेस हैं, तो तमाम एक्सपेंसेस को ऐड करके फिर मेन कॉलम में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम तमाम जितने भी एक्सपेंसेस होती हैं उनकी तमाम की लिस्ट जो है, here this is an example for your understanding that here given the for a very well known company which is known as Amazon. तो यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो टोटल करके आगे लिखा जाएगा, जो अमाउंट आएगी हमारी क्या होगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे ये है कि उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमारे फाइनेंशियल चार्जेस है उसको माइनस कर देंगे, 2015 में जो रिजल्टेंट अमाउंट आएगा 2016 में क्या होगा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। इस तरह ये अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। परसेंटेजेस भी कैलकुलेट कर अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। तो 40% सेकंड ईयर का थर्ड ईयर के साथ कंपेयर
सकते हैं कि सेकंड ईयर का थर्ड ईयर से इस अमाउंट पे आप डिक्रीज आया है, इसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं कि जिसमें टैक्सेबल इनकम होगी डिफरेंट 2-3 सालों का है, वो जो रेट गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो आपने माइनस करना है जितनी भी सेल्स थी उनमें से जो भी हमने माइनस किए हैं बाद तमाम एक्सपेंसेस, जो रिजल्टेंट अमाउंट आएगी और जो उनकी कॉस्ट ऑफ सेल है, फुलफिलमेंट है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट्स एक्सपेंसेस हैं, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उन तमाम के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे उन्होंने ऐड करके इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट में ये रखना है कि सबसे पहले अपने सेल्स रेवेन्यू लिखने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो अमाउंट आएगी वो हमारी क्या होगी ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम है जिसे हम अर्निंग, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें से जब इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे करेंगे जो हमारे डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो तमाम को माइनस करने के बाद आपके पास इनकम एंड टैक्सेस जो अमाउंट के लिए ईबीआईटी में से जो भी इंटरेस्ट पे कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ईबीटी, नेट ईबीटी के में से जब टैक्सेस पे कर लेंगे तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि अर्निंग 16 और 17 में वो इंक्रीज हुई है। तो इसी नेट इनकम की बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग पर शेयर है वो कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल शेयर वो अमाउंट है जिसे हम कह सकते हैं मालकान ने जो पैसा लगाया होता है उनको उस पैसे के बदले जो है एक जस्ट पीस ऑफ पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर उनकी ओनरशिप होती है, मीन्स कि एक सबूत होता है कि मेरे पास जी एक ऑर्गेनाइजेशन के 1 शेयर हैं, 2 शेयर हैं, 3 शेयर हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी प्रॉफिट अर्न करती है यही इनकम स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि टोटल उसने प्रॉफिट कितना कमाया और फिर वो पर शेयर कैलकुलेट करती है कि हमारे फॉर एग्जांपल 100 शेयर होल्डर्स थे तो हर एक को कितना कितना उसको मिलना है उनकी पर शेयर के हिसाब की बेस से। तो पर शेयर के हिसाब की तरह हम उनकी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं और जो अमाउंट उनको हम पे करते हैं अकाउंटिंग में एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड, तो वो डिविडेंड हम उनको देते हैं। तो 2 तरह की हम लोग जो है वो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, एक होती है बेसिक और एक होती है डाइल्यूटेड। तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट था इनकम स्टेटमेंट का। आपने भी जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसी फॉर्मेट को फॉलो करके आपने करना है कि सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है माइनस करने के बाद आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आएगा, फिर आपने इंटरेस्ट को माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्सेस। टैक्सेस को माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा आफ्टर टैक्सेस या नेट इनकम। Here is also a journal format for your understanding. There is a Dress Right Clothing Corporation. Here the sales revenue is given, then they have deducted the cost of goods sold and then after deducting they will get the gross profit. Gross profit में से उन्होंने जितने भी उसके expenses थे देखें उन्होंने एक next column में उन तमाम expenses को minus करके तो उनकी total amount को gross profit में से minus किया है तो क्या आ गई है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जिसे हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। तो उसमें से उन्होंने रेंट रेवेन्यू है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है उनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो अर्निंग बिफोर टैक्सेस है। अब यहाँ पे उसको टैक्स की अमाउंट को भी पे करना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन, तो अगर होगी तो लेकिन आपने उसको कैलकुलेट करना है, फिर आपके पास जाके जो अमाउंट आएगी वो आएगी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। सो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली समराइजेज द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, दैट हाउ दे ऑपरेट एंड हाउ दे हैव जनरेटेड द सेल्स रेवेन्यू, व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड एंड व्हाट दे हैव अर्नड आइदर प्रॉफिट और loss. So there is a format for a comparative statement. If I will give an assignment then how you will make here an example for 2 years कि अगर आपके पास 2 साल का डाटा गिवन है तो मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे कंपैरिजन करके दें और उनकी अमाउंट को मुझे परसेंट में लिख के दें तो आपने फॉर्मेट वही फॉलो करना है। आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉलम में जो जो चीज़ें भी गिवन है वो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है जो कि हमने पढ़ा है कि इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू होगी, फिर आपने लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर आपने अदर एक्सपेंसेस जो भी हैं माइनस करने के बाद आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आएगी। इंटरेस्ट को पे करना है तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस आएगी, टैक्सेस पे करने के बाद आपके पास नेट इनकम या अर्निंग आफ्टर टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 2 सालों का डाटा गिवन है तो आपने को कैसे पता चलेगा कि इसमें इंक्रीज कितना आया है, तो आपने जो भी अमाउंट है उसका डिफरेंस लेके पहले साल जो भी डिफरेंस है उसको पिछले साल की अमाउंट पे डिवाइड करते जाना है। मीन्स के अगर आपने यहाँ पे जो भी डिफरेंस आया है तो वो आपने माइनस करके 18 का 19 में से
और जो भी अमाउंट का डिफरेंस आया वो आपने पिछला साल यानी कि जिसकी बेस पे हम कंपेयर, जहाँ पे अगर जो पिछला साल था वो हमारा 2018 है तो उसकी बेस पे उसकी अमाउंट को आपने डिनोमिनेटर में रख के उसकी परसेंट निकालनी है। तो इसी तरह आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा कि कितने परसेंट हमने अगले साल में सेल्स रेवेन्यू में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, कॉस्ट ज्यादा लगी या कम लगी। तो इसी तरह कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट डिजाइन किया जाता है। होम असाइनमेंट के तौर पे आपकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अमाउंट दी गई है, क्या है कि आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसमें डिफरेंट डाटा दिया गया है। इसमें आपने सिर्फ इस डाटा में से सिर्फ उन चीज़ों को उठाना है जो कि इनकम स्टेटमेंट में लगेंगी। इसमें बहुत सारी ऐसी अमाउंट भी हैं जो कि बैलेंस शीट में जाएंगी। तो आपने इसी डाटा की बेस पे बैलेंस शीट भी तैयार करनी है और इनकम स्टेटमेंट भी तैयार करना है। Thank you so much, dear students. This was the lecture on the income statement, and our next, inshallah, we will discuss another statement. And till then, thank you so much. Take care of your health. दुआओं में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।